हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 11th क्लास की आज थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी की। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी 11th क्लास में 2 बुक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की बुक पर डिपेंड हो सकते हैं क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक कवर किया गया है। 11th क्लास में 2 बुक है, एक इंडियन है, तो ये हम लोग इंडियन वाली स्टार्ट की है। तो हम लोग थर्ड चैप्टर आज पहुँचे हैं। 2 चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है इसके पहले, आप लोग देख सकते हो और हमारे साथ एक बुक भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप प्रवाह तंत्र देखते हैं, ड्रेनेज पैटर्न होता है, इंडिया की ड्रेनेज पैटर्न कैसी है उसके बारे में देखते हैं। तो आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले, वाहिकाओं को तो देखे होंगे और वो मतलब जल है जो बहा कर ले जाती है। तो उसी ड्रेनेज पैटर्न को समझेंगे, आकृति के अनुसार कैसी हमारी ड्रेनेज पैटर्न है, कितनी वर्षा होती है उसके अनुसार। अपवाह तंत्र हमारी इंडिया की कैसी है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से अगर जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को मतलब निश्चित डायरेक्शन में एक नदी का जो पानी एक तरफ फ्लो हो रहा है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। और इन्हीं मतलब बहुत सारे जल मिलकर एक अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं और वह अपवाह तंत्र भूवैज्ञानिक, सामूहिक और चट्टानों की प्रकृति और संरचना पर डिपेंड करती है। वो कैसी उसकी अपवाह तंत्र होगी और उसमें जल की मात्रा और बहाव का कितनी होगी। आप किसी नदी के बारे में आपने देखा होगा, उसमें नौकायन करने वाले नहाने के लिए गए होंगे कभी। यदि क्या यह 12मासी है, अल्पकालिक। 12मासी नदियाँ उसे कहते हैं जो 12 महीने उसमें पानी रहती है, और अल्पकालिक जो मौसमी होती है जो कुछ महीने पानी रहती है, कुछ महीने सूखी रहती है। यानी कि वर्षा ऋतु में इसमें पानी रहेगी, अन्यथा वो सूखी रहेगी। और आप ये जानते हैं कि नदियाँ सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग सेकेंड वाले बुक में पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और ये भी आपके मन में सवाल आता होगा कि अधिकतर नदियाँ जो है वो पूर्व की ओर क्यों बहती है, ज़्यादातर जो नदियाँ है वो बंगाल की खाड़ी में ही जाकर क्यों गिरती है। ये भी आपको मन में सवाल आता होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी की ओर हमारा जो है इंडिया का ढाल उसी तरफ है और उधर ही अपनी सारी नदियाँ जो मेन नदी है बंगाल की खाड़ी में ही जल विसर्जित करती है और ये वो निश्चित क्षेत्र से जल लाती है। और जल ग्रहण मतलब वो विशिष्ट क्षेत्र से अपने जल को ग्रहण करके लाती है। जल ग्रहण क्षेत्र बहुत, एक नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया होता है, वो बहुत जगहों से जल को लाती है और मतलब उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। जितने एरिया से वो जल को इकट्ठा कर रही है उसे कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाएगा। एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होती है। एक नदी होगी उसकी छोटी छोटी मेन सहायक नदियाँ होती है जो अपवाह प्रतिरूप, पेड़ की शाखा मतलब अपवाह का प्रतिरूप का उसकी देखते हैं प्रकार कैसे है, कैसे मतलब कौन सा संरचना के अपवाह तंत्र होता है। तो इसमें 4 प्रकार का अपवाह तंत्र का दिया हुआ है। जैसे में एक मेन नदी है और उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर पेड़ की शाखा जैसे टहनी जैसे बना रही है, उसे वृक्षाकार या डेंड्राइटिक प्रतिरूप कहते हैं। मतलब आपको देखने पर प्रतीत होगी वो वृक्ष है, वृक्ष की टहनी है, उसकी छोटी छोटी नदी है, मेन नदी की छोटी छोटी जो सहायक नदी है वृक्ष की टहनी है, आपको वृक्षाकार जैसा प्रतीत होगा, उसे डेंड्राइटिक प्रतिरूप कहते हैं। ये ज़्यादातर उत्तर भारत की नदियाँ में, ये उत्तर मैदान की नदियाँ में इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाई जाती है। जब किसी नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। मतलब एक पहाड़ है और उस पहाड़ से बहुत सारी नदियाँ विभिन्न दिशाओं में जा रही है, उसे रेडिकल या अरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और सिहोआ करके है, 3 नदियाँ उसमें से निकलती है। तो अमरकंटक पर्वत है, फिर नहीं, अमरकंटक पर्वत से नहीं से 3 नदियाँ निकलती है, छोटे नागपुर पठार से नहीं। तो ये क्या होगा, रेडिकल प्रतिरूप हुआ। अब थर्ड देखते, एक तो था वृक्षाकार जो वृक्ष जैसा प्रतीत होगी, एक तो दूसरा है और एक पत्थर से विभिन्न, एक पहाड़ है, उस पहाड़ से विभिन्न दिशाओं में नदियों का प्रवाह हो रहा है, उसे अरियल या रेडिकल प्रतिरूप कहा जाता है। थर्ड नंबर, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो, मतलब जब मेन नदी है उसके समानांतर उसकी सहायक नदी बह रही है और वो आगे जाकर उसके 90 डिग्री पर कट करेगी, तो उसे जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उस जाली जैसा आपको खंडवार जाली जैसा प्रतीत हुआ
मतलब दिखाई देता है, तो उसे जालीनुमा या ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और 4 नंबर है, 3 तो देख लिए, एक था डेंड्राटिक, दूसरा है अड़िए यानी कि रेडिकल, थर्ड है जालीनुमा ट्रेलिस जो मतलब समानांतर कुछ दूरी तक चलेगी मेन नदी के साथ, कुछ दूरी के बाद आकर वो 90 डिग्री के एंगल पर मेन नदी से मिल जाएगी। उसी तरह बहुत सारे उसकी सहायक नदियाँ उसी तरह मिलेगी, तो ये जालीनुमा प्रतीत होती है, तो उसे जालीनुमा यानी ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और 4 नंबर है, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री यानी सेंटीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। मतलब एक गड्ढा है और उसमें चारों दिशाओं से नदियाँ आ रही है, उसमें अपना पानी को गिरा रही है, उसे सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो 4 टाइप का हम लोग अपवाह प्रतिरूप के बारे में देखिए। अब जो भारत की नदियाँ की अपवाह है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ऊपर की साइड है, इसकी ज़्यादातर भाग जो है पाकिस्तान में है। उसके बाद यमुना की है, यमुना, गंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। फिर इधर ब्रह्मपुत्र है, दिहांग, लोहित। फिर इधर यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इधर सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। इधर साबरमती नदी है गुजरात में, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, गोदावरी की सहायक नदी है गोदावरी, पेनगंगा। फिर कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी नदियाँ है। ये दिखाया गया है इंडिया के मानचित्र में नदियों का मुख्य नदी है। और एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जल अपवाह मतलब प्रवाहित होती है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा मतलब एक अपवाह द्रोणी मतलब एक मेन नदी उसके साथ सहायक नदियाँ बह रही उसे अपवाह द्रोणी कहेंगे। अब जो अपवाह द्रोणी के रास्ते में कुछ आ जाएगा और उसके जल को विभाजित कर देगा उसे जल विभाजक कह देंगे। अब बड़ी जो नदियाँ को अलग करती है तो उसे जल विभाजक या जल संभर वाटर शेड भी कहते हैं। तो बड़ी नदियाँ के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियाँ और नाले को अपवाही क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। जल विभाजक तो हो गया, फिर जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को बड़ी नदियाँ है उसकी जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहेंगे, यानी कि उस बड़ा आकार है। और जबकि छोटी नदियाँ और नाले के जल अपवाही क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। इस मतलब सब पॉइंट पर ही ध्यान देना होता है। नदी द्रोणी की आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी बड़े के लिए और जल संभर छोटे के लिए। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक है, मतलब एकता का परिचायक क्योंकि एक साथ सब मिलकर चलती है, इसी कारण एकता के परिचायक किसको बताया जा रहा है। और इनके एक भाग में परिवर्तन का अभाव अनेक भाव में पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम और बृहत नियोजन इकाइयों और क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। अब भारतीय अपवाह तंत्र को देखते हैं। और भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में मतलब इसका टाइप अनेक रूपों से किया जाता है। जैसे समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे मतलब कितने जल विसर्जन कर रही है नदियाँ उसके अनुसार पे करेंगे। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे इसे दो समूह में बांटा जाता है। एक अरब सागर के अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर का हमारे 2 और 3 मतलब तीनों तरफ से प्रायद्वीप जो है समुद्र से ढका हुआ है। नीचे जो है हिंद महासागर है, एक साइड पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो समुद्र में जल विसर्जन के अनुसार हम लोग भारत की नदियों को 2 टाइप में विभक्त करते हैं। तो एक बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करने वाली नदियाँ, एक अरब सागर में जल विसर्जन करने वाली नदियाँ। तो ये अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो दिल्ली, कटक जो बीच में किसी अपवाह तंत्र के बीच में कुछ आ जाती है उसे जल विभाजक कहते हैं। तो ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा अलग किए जाते हैं। जो उत्तर भारत की नदियों का जल विभाजक है वो दिल्ली, कटक और अरावली है, जबकि पश्चिमी घाट की जो जल विभाजक है सह्याद्री है, इसे जल विभाजक कहेंगे। और
कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% जो जल होता है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियों में होता है। मतलब ये सबसे बड़ी नदियों की श्रेणी में आती है। और ये नदियाँ जो अपने जल गिराती है वो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। जबकि वहीं छोटी छोटी नदियाँ 23% क्षेत्र जिसमें आती है सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियाँ आती है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है तो अरब सागर में गिराती है। पेरियार नदिया को ध्यान रखिएगा, केरल की नदी है, ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। तापी, सिंधु, नर्मदा, तापी और महानदी। तो 77% जल तो बंगाल की खाड़ी में जाती है और 23% जल जो है अरब सागर में जाती है। तो ये तो जल विसर्जन के अनुसार ही अपवाह तंत्र को बांटे हैं। फिर हम जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को भी बांटते हैं। तो इसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रमुख नदी द्रोणी जैसे उसके आकार के अनुसार बांटते हैं। तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है उसे प्रमुख नदी द्रोणी कहते हैं। इसमें 14 नदियाँ शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक आदि। जैसे उसका क्षेत्र कितना है 20,000 वर्ग किलोमीटर। वहीं मध्यम नदी द्रोणी में आएगा। मध्यम नदी द्रोणी में 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच की नदियाँ, उसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। फिर थर्ड आएगा लघु नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें छोटी छोटी नदियाँ शामिल होती हैं। फिर हम अब भारत के अपवाह तंत्र को देखते हैं उद्गम स्थल के अनुसार। तो नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वो अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, दो सागर में गिराती है, तो विसर्जित करती है अपना जल को। और उत्तर भारत की नदियाँ में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सब आ जाएगी। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल जो है वो पश्चिमी घाट है, उसे पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। और ये भी नदी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करती हैं। और ये दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, दामोदर, तापी ये सब बड़ी बड़ी कृष्णा, कावेरी नदियाँ आती हैं। और ये अपना छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। 2 अपवाद है, मतलब पश्चिमी घाट की 2 नदियाँ हैं वो अपवाद स्वरूप है, नर्मदा और तापी। ये 2 बड़ी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। नहीं तो अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट की बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती हैं। और पश्चिमी तट क्षेत्र में कोकन से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों का नाम बताने के लिए आपको बोल रहे हैं। कोकन गोवा से स्टार्ट होगा और मालाबार केरल तट तक स्टार्ट होगा, वहाँ तक बहने वाली और नदियों का नाम आप बताइए। उद्गम के प्रकार, प्राकृतिक और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को भी 2 भागों में बांटते हैं। तो हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित करते हैं। 2 टाइप में उद्गम के अनुसार हिमालय और प्रायद्वीपीय। और इस विभाजन में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों का वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यह इसकी उत्पत्ति और वायु में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। मतलब चंबल, बेतवा और सोन जो नदियाँ है वो हिमालयी नदियाँ से पुरानी हैं। तो इसका वर्गीकरण करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ महसूस की जाती हैं। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वमान्य आधार है। मतलब थोड़ी मोड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन इसी को मेन आधार माना जाता है, हिमालय से उद्गम और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र में छोटी और बड़ी दोनों नदियाँ शामिल होती है और इनकी उद्गम, विकास और वर्षण की प्रकृति पर इनकी परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होती है। प्रकृति और लक्षण को हम लोग जानते हैं, उद्गम, वर्षा, प्रकृति, वर्षण के प्रकृति के अनुसार। तो पहले हम हिमालय अपवाह तंत्र देखते हैं। तो हिमालय का अपवाह तंत्र का इसका इतिहास लंबा है। इसमें न गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय की नदियाँ में शामिल है। और हिमालय की नदियाँ जो होती है वो 12मासी होती है, मतलब उसमें सालों भर जल भरा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस 12मासी नदियाँ होने का स्रोत होने का 2 कारण है, क्योंकि इसमें जो हिमालय नदियाँ में हिमालय बड़ी ऊंची मतलब हिमालय में
बहुत ऊंची ऊंची पर्वत है, तो उसमें ग्लेशियर होता है। तो ग्लेशियर से पानी पिघल, गर्मी के मौसम में पानी पिघल, ग्लेशियर पिघलेगा और तो नदियाँ में पानी भरी रहती है, और वर्षा ऋतु में वर्षा से पानी भरी रहती है। तो इसके दो कारण हैं, इसके कारण इसमें बारहमासी रहती है। और हिमालय नदियाँ जो गहरे महाखंड गर्ज का निर्माण करती है, और ये अपरदन द्वारा निर्मित होती है। हिमालय के अपरदन के द्वारा ये नदियाँ निर्मित होती है, और ये अपने मार्ग में भी आकार की घाटी बनाती है, छिप्रिकाएँ बनाती है, जलप्रपात बनाती है। और जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निषेधनात्मक स्थलाकृति बनाती है, जैसे शिवालिक समतल घाटी बनाती है, गोखुर झील बनाती है। मतलब जो नदी बह रही है और कुछ मतलब वो अपने रास्ते से थोड़ा सा अलग होकर कुछ झील टाइप का बना देती है, और मेन वो अपने धारा से कट जाती है, वो झील हो जाता है, फिर मेन धारा में आ जाती है, तो वो गोखुर झील जैसा होता है। बाढ़कृत मैदान गुम्फित वाहिकाएँ बनाती है, और वो क्या जहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आई रहती है। तो जहाँ पर विसर्जित करती है तो वहाँ पर अवसाद का भी, तो अपने साथ डेल्टा भी बनाती है। हिमालय नदियाँ डेल्टा भी बनाती है जब, और ये अपने रास्ते जो मैदान में प्रवेश करती है तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में नदियाँ प्रवाहित नहीं होती। हिमालय की नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी यानी विसर्प करती है, मियंडरित करते हुए वो अपने आगे बढ़ती है, यानी कि सर्पाकार मार्ग में यह बहती है, और ये अपना रास्ता बदलते रहती है। और जिसे एक जो कुख्यात है बिहार की कोसी नदी है, जो एक कुख्यात है, उसे सौरोह बिहार भी कहते हैं, यानी कि बिहार का शोक। ये अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है, और ये अपने नदी पहाड़ियों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में नेपाल से अवसाद लाती है और मैदानी भाग में जमा कर देती है। और कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है, तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदी में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? मतलब घटती बढ़ती रहती है और एक समान रहती है। तो नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है, और बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको बताने के लिए बता रहे हैं। फिर देख रही हिमालय की नदियों में कैसी उसकी संरचना होती है, तो भुइयाँ आकार के घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है, विसर्प करती है, डेल्टा बनाती है, और ये नई मतलब हिमालय का अपरदन से इसकी निर्माण होती है, बारहमासी होती है, इसकी विशेषता हो गई। और इसका विकास कैसे हुआ, हिमालय नदी का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो इस विभिन्न वैज्ञानिकों का इनमें बहुत सारे मतभेद होता है। तो मतलब कुछ वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं। तो भूवैज्ञानिक मानते हैं मायोसिन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी। मतलब पहले मायोसिन कल्प में एक ही नदी थी, हिमालय में एक ही नदी थी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा जाता था। और ये संपूर्ण अनुदैर्ध्य मार्ग में अपने साथ मतलब चलती थी। जो असम जो है, असम से पंजाब तक एक ही नदी थी, जिसे इंडो ब्रह्म या शिवालिक कहते हैं मायोसिन कल्प में। और फिर कैसे इसका मतलब विस्तार हुआ, तो और ये अपना जल को है सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। और ये शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और उनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, इसे रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गुलास्म और कोगला मरोड़ शामिल है। मतलब ये शिवालिक के साथ साथ बहती थी। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में मतलब कुछ समय के बाद इंडो ब्रह्म जो नदी थी, शिवालिक इंडो ब्रह्म नदी, इस तीन मतलब अपवाह तंत्र में इसका विभाजन हो गया। तो ये पश्चिम में आज जो सिंधु नदी है वो इसी का भाग है। तो पश्चिम में सिंधु नदी हो गया, और बीच में गंगा नदी हो गया, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो एक इंडो ब्रह्म नदी का 3 भागों में विभाजन हो गया। तो विभाजन कैसे हुआ, तो पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, बीच में मध्य और हिमालय से निकलने वाली गंगा की नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। तो इसका विभाजन कैसे हुआ, तो ये विभाजन प्लीस्टोसिन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार दिल्ली रिज को कहते हैं। तो दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। तो प्लीस्टोसिन काल में जब दिल्ली रिज का उत्थान हुआ तो क्या हो, सिंधु नदी का विभाजन हुआ,
उसी तरह प्लीस्टोसिन काल में राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के स्थित मालदा गैप, जब इधर पश्चिम बंगाल के साइड में राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड और बिहार के में है, और मालदा गैप जब का विकास हुआ तो इधर गंगा नदी का विभाजन हो गया, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का विभाजन हो गया। इस तरह एक ही नदी को 3 भागों में विभाजित हो गया। पहले एक ही नदी थी, मायोसिन काल में इंडो ब्रह्म कहते थे, शिवालिक के समानांतर बहती थी जो असम से पंजाब तक जाती थी और हिमालय में अपना जल सिंधु के तरफ अपना जल विसर्जन करती थी। फिर पूर्व में मालदा गैप और राजमहल पहाड़ियों के होने से हिमालय, गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदी का बंटवारा हो गया, और पश्चिम में दिल्ली रिज और पटवार पठार के उठने के कारण सिंधु नदी का बंटवारा हो गया। ये तो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ का एक एक नदियाँ का देखते हैं। ये तो हिमालय नदी तंत्र का विकास और उनकी जो विशेषता थी हिमालय नदियों को, उसके बारे में देखिए। और एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी तंत्र है ना, विश्व की सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है, और इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 2880 है। हिमालय की ये इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नंबर पर आती है ब्रह्मपुत्र और दूसरी नंबर पर आती है सिंधु। और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर, ये तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बट जो भारत में है 1114 किलोमीटर ही है, और हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका जो विकास हुआ है भारत में हिमालय नदियों का सबसे पश्चिमी, इसका जो विकास हुआ है उत्पत्ति हुआ है और तिब्बत से हुआ है। कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर्चू ग्लेशियर से इसका निर्माण उत्पत्ति हुई है। और इसे सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवान या शेर मुख कहते हैं, शेर का मुख जैसा कुछ है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है सिंधु नदी की। और ये लद्दाख और जास्कर के श्रेणियों के मध्य में सिंधु नदी का अपवाह होता है। तो ये भी क्वेश्चन आती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप एक बहुत बड़ा महाखंड का निर्माण करती है, और ये पाकिस्तान के चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती हैं। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है, बहुत से सहायक नदियाँ है जो हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सियार, गास्टिंग और द्रास। ये जो सहायक नदियाँ है हिमालय से निकलती है, और ये अटक के निकट पहाड़ियों के बाहर निकलती हैं। यहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इस पे मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अनेक मुख्य सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, विबुआ और संगर है। इसके और भी नदियाँ है, सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, विबुआ और संगर। और ये सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। ये जो नदियाँ है वो सुलेमान श्रेणी से निकलती है। जो सुलेमान वो पर्वत है वो पाकिस्तान में है। ये दक्षिण की ओर बहते हुए मिथनकोट, पाकिस्तान में मिथनकोट है, और वहाँ पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद का नाम पंजाब के 5 प्रमुख नदियों के नाम पर पड़ा है, जिसमें आती है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अंततः सिंधु नदी को कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर ये अपना जल विसर्जित करती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती है। और झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है जो झेलम है, बड़ी नदी झेलम जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और कश्मीर घाट के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपथ के साथ वेरीनाग झरने से झेलम का निर्माण होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आता है, तो झेलम नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो वेरीनाग से होता है। और ये श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए तंग और गहरे महाखंड का निर्माण करती है, और ये पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिलती है। जंग के निकट जो है झेलम चिनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं, और ये चंद्र और भागा के मिलने से इसका निर्माण होता है। और हिमाचल प्रदेश में इसे और हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट टांडी में ये आपस मिलती है। चंद्र और भागा कहाँ मिलती है, तो टांडी में मिलती है। और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले नदी 1180 किलोमीटर बहती है।
और तीसरी रावी है। रावी सिंधु की एक और महत्वपूर्ण नदी है। और एक कुल्लू पहाड़ियों, हिमाचल की कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। चेनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चंद्रभागा। और ये कहाँ मिलती है, तो ये तांडी में मिलती है। और रावी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से और सराय सिंधु के निकट चेनाब से मिलने से यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग और धौलाधार के बीच में प्रवेश करती है। मतलब पीर पंजाल और धौलाधार के बीच बहती है। और व्यास चौथी है व्यास। सिंधु की अन्य सहायक नदी है व्यास, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई से रोहतांग दर्रे से इसका भी निर्माण होता है। व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे से 4000 मीटर की ऊंचाई से। एक कुल्लू घाटी से गुजरती और धौलाधार श्रेणी में काती और लाड़गी में महाखंड का निर्माण करती है। और ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। ये हरिके के पास सतलज में मिलती है। सतलज नदी तिब्बत की तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई से मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ये भी क्वेश्चन आता है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राक्षस ताल से होती है। और इसे लांगचेन खबाब कहते हैं। तिब्बत में इसे लांगचेन खबाब के नाम से जाता है। और भारत में प्रवेश करने से पहले एक 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपर में महाखंड से निकलती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिल्ला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। और ये पूर्ववर्ती नदी है, मतलब हिमालय के उत्थान के पहले की ये नदियाँ हैं। और इस पे भाखड़ा नांगल परियोजना नगर तंत्र का विकास हुआ है। ये तो सिंधु नदी तंत्र का देख लीजिए और गंगा नदी तंत्र का पढ़ते हैं। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व है। गंगा नदी का अपना द्रोणी और इसकी पवित्रता और सांस्कृतिक महत्व भी है। और ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये निकलती है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और इसे जब यह निकलती है तो ये भागीरथ के नाम से जानी जाती है। और ये मध्य और लघु हिमालय को काटकर तंग महाखंडों से वो गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो जाता है। 5 प्रयाग है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा का निर्माण देवप्रयाग में होता है, तब यह गंगा कहलाती है। और अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से है। और अलकनंदा नदी है जो धौली गंगा और विष्णु गंगा, मतलब अलकनंदा और भागीरथ मिलकर गंगा का निर्माण देवप्रयाग में करेगी। और अलकनंदा का निर्माण सतोपथ ग्लेशियर से होता है, तो अलकनंदा के भी धरा है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलकर अलकनंदा का निर्माण होता है, जो ये विष्णु प्रयाग में है। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है। फिर अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो एक कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग में मिलेगी। फिर नीचे की तरफ आएगी तो मंदाकिनी या काली नदी रुद्र प्रयाग में मिलेगी। और ये गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। और यहाँ मतलब हरिद्वार में पहली बार ये गंगा अपने मैदान में प्रवेश करती है। और यहाँ से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। और ये अंत में यह दक्षिण मुखी होकर 2 वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा इसका है उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में 1450, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520, उसके बाद बिहार में 445, उत्तराखंड में 110। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, ऐसे इसका ये होगा। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भारत में इसका जो विस्तार है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो हिमालय से निकलने वाली जो 12 मसी नदियाँ हैं
बारहमासी नदियों में ये आती है। और अनियतवाही दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनियतवाही नदियाँ, इसमें प्रायद्वीप की नदियाँ भी शामिल है और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी इसकी सहायक नदियों में शामिल है। और इसकी एक जो सोन है, सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है और दाहिने से आकर मिलती है, और बाएं तट में आकर मिलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये जो हिमालय की नदियाँ है वो दाहिने तट पर ही मिलती है, बाएं तट पर मिलती है। तो आप दाएं और बाएं का कैसे निर्माण करेंगे? तो जिस डायरेक्शन से नदी बहती है उस पे अपने आप को खड़ा कर लीजिए। जिस तरफ आपका बायां हाथ होगा बायां तट होगा, जिस तरफ आपका दाहिना हाथ होगा वो दाएं तट होगा। सिंपल सी बात है। और ये सागर द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये मतलब रियल में जो है यमुना की सहायक नदी है। लेकिन यमुना तो गंगा की सहायक है ना, इसलिए इसे गंगा की सहायक भी कहते हैं। जबकि हिंडन, रिंद, रेसेंगर, वरुणा आदि सहायक बाएं तट पर मिलती है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा में आता है। और यमुना नदी के लिए का दिया हुआ है, सॉरी। यमुना जो है गंगा की दूसरी और सबसे सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। फर्स्ट है, दूसरी नहीं, सबसे लंबी। और ये सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी है। ये यमुनोत्री हिमनद से, गंगा जहाँ से उत्पत्ति होती है उसके बगल में ही यमुनोत्री हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है। हिमालय में बंदर पुच्छ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये हिमालय मतलब गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था, वहाँ पर ये मिलती है। इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, जो मालवा पठार से निकलती है, महू के निकट से। और चंबल जो है अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, चंबल खंड रैविन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उसका जो होता है ना, ज़मीन खराब होता है और उसको अच्छा नहीं माना जाता। गंडक भी दो धाराओं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बहती है और नेपाल से ही आती है। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच ये निकलती है गंडक नदी। मध्य ने हिमालय नेपाल को अपवाहित करती है। फिर बिहार के चंपारण जिले में गंगा मैदान में प्रवेश करती है गंडक नदी। काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलती है, फिर ही नेपाल की धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में प्रवाहित होती है। ये चंपारण में आती है, मैदान में प्रवेश करती है। फिर और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी मापा चंजुंगा हिमनद से निकलती है और तथा तीला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों के जलग्रहण। घाघरा नदी, तीला, सेती, बेरी इसकी सहायक नदियाँ है। घाघरा की तीला, सेती, बेरी इसकी सहायक नदियाँ है घाघरा की। और एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है, पर्वत से बाहर निकलती है। फिर शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं और काली गंगा भी कहते हैं। ये मैदान में मिलती है और अंत छापड़ा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। फिर एक कोसी है, महत्वपूर्ण नदी, पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत जो है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। मतलब माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, तिब्बत में इसका उत्पत्ति होता है। यहाँ से अरुण निकलती है। और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तुमुर कोसी मिलती है। मतलब 7 कोसी मिलकर एक कोसी का निर्माण होता है, इसे सप्त कोसी भी कहते हैं। और इसको उत्पत्ति होती है हिमालय एवरेस्ट के उत्तर से होती है, तिब्बत के नज़दीक से। फिर एक रामगंगा नदी है, गैरेसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक को पार करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। फिर अंत में कनौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। कनौज तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे। फिर छोटानागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और व्रंश घाटी से होकर हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। कभी बंगाल का शोक, मतलब दामोदर नदी को बंगाल का शोक पहले कहा जाता था। और इस पे फर्स्ट जो घाट परियोजना था दामोदर घाटी DVC, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, इसकी पहली परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना। फिर शारदा और सरयू नदी का उद्गम देखते हैं। तो शारदा और सरयू नदी जो है उसका उद्गम नेपाल की हिमालय में मिलाम हिमनद में है। मिलाम हिमनद से शारदा और सरयू नदी का उद्गम होता है और इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा और सरयू नदियों का उत्पत्ति मिलाम ग्लेशियर से होता है। इसे सरयू गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर एक भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, इसे काली चाई कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है।
और ये सरयू नदी के बीच ही मतलब ये क्या अयोध्या है। गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलती है और ये अंतिम सहायक नदी है गंगा की। फिर गंगा की दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदियाँ है जो अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तरी किनारों पर जल प्रपातों की श्रृंखला बनाती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये तो गंगा नदी का देख लिए, बहुत डिटेल के साथ पढ़े हैं। फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसकी उत्पत्ति कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंडुंग ग्लेशियर से होता है। मतलब जो है कैलाश पर्वत जो श्रेणी है वहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्रोत है। सिंधु का देखें, सतलज का देखें और ब्रह्मपुत्र का भी हम देख रहे हैं। और ये महान सरोवर झील के लिए चेमाउंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर ये पूर्व दिशा में बहती है अनुदैर्ध्य रूप से। फिर दक्षिणी तिब्बत में शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर दूरी तय करती है और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है शोधक। इसे तिब्बत के रांगो सांगपो इसे दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। एक सहायक नदी का नाम भी रांगो सांगपो है। रांगो सांगपो जो दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। और हिमालय में नामचा पर्वत जो पर्वत चोटी है 7755 मीटर की ऊंचाई है उसकी, और वहाँ पर गहरे महाखंड का निर्माण करती है और बहुत तेज़ बहाव के साथ बाहर निकलती है। और हिमालय के गिरिपद में यह आती है तो इसे शीशंग या दिसंग के नाम से इंडिया में प्रवेश करती है। यह अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे में पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। शीशंग और दिसंग से नामचा बरवा को कट करेगी, बहुत तेज बहाव के साथ इंडिया में प्रवेश करेगी। ब्रह्मपुत्र का आगमन हो रहा है। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और इसके बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां जो है दिबांग, सिकांग, लोहित मिलती हैं। और इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से मतलब इसे इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ये 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी अनेक नदियाँ आकर इसमें मिलती है, इंडिया में प्रवेश करती है। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। तो इसके बाएँ तट पर जो नदियाँ आती है वो है बुढ़ी, दिहांग, धनश्री इत्यादि। जो दाहिने तट पर महत्वपूर्ण सहायक नदी उसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में ही है, जो सहायक नदी है सुबनसिरी इसका उद्गम तिब्बत में है और ये पूर्ववर्ती नदियाँ है, माने पूर्ववर्ती हिमालय से पहले की नदियाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्ला में जब प्रवेश करती है तो दक्षिण में बहती है और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है और इसके तीस्ता नदी इसके दाहिने पे आके मिलती है और अंत में एक जो नदी गंगा से मिलती है उसके बाद ये पद्मा कहलाने लगती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है और सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। फिर प्रायद्वीपीय अपवाह, हिमालय के अपवाह तंत्र के देख लिए, हिमालय में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की देखें, बहुत डिटेल के साथ इसकी पढ़ें। फिर अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय जो अपवाह तंत्र से बहुत पुराना है और ये पश्चिमी घाट से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में अपने नदी निकालती है। दो ही एक्सेप्शन है, नर्मदा और तापी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्वी की ओर बहती है। इसमें फिर दक्षिण से उत्तर भाग में निकल जाने वाली नदियाँ है वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। चंबल, सिंध, बेतवा जो उत्तर में जाती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है, जबकि सोन गंगा तंत्र की सहायक नदियाँ है। प्रायद्वीपीय जो कि अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बंगाल की खाड़ी में अपना नदियाँ निकालती है। प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है सुनिश्चित मार्ग में चलती है और ये विसर्प नहीं बनाती है, 12मासी नहीं होती है, मौसमी होती है। यदि भ्रंश घाट में दो नदियाँ बहती है, तापी और नर्मदा इसका अपवाद है। फिर हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र उद्गम देखते हैं, विकास देखते हैं कैसे इसका विकास हुआ। तो अति प्राचीन काल में 3 प्रमुख घटनाएं हुई और जिसके कारण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास हुआ। तो प्रारंभ में टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीपीय के पश्चिमी परसों में अवतलन और धसाव जिसके
समुद्र तल से नीचे चला गया। मतलब टर्सरी काल में अवतलन और धसाव हुआ, जिसके कारण पश्चिमी घाट जो है वो समुद्र तल के नीचे चला गया और मूल जल संभर के दोनों नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। फिर हिमालय में होने वाली प्रोत्थान, फिर हिमालय की उत्पत्ति जब हुई तो प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग अवतलन हुआ, परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। टर्सरी काल में हिमालय धौसन के कारण पश्चिमी घाट समुद्र तल के नीचे चली गई। फिर हिमालय का उत्थान हुआ तो उत्तर की ओर, इसका उत्थान के कारण भ्रंश द्रोणी का निर्माण हुआ और इसी क्रम में नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ और ये दोनों नदियाँ का भ्रंश घाटी में प्रभावित होने लगी और ये नदियाँ जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप नहीं बनाती, एस्च्यूरी बनाती है। इसी कारण ये इसमें मतलब दरार को नदियों में जलोढ़ मात्रा मतलब अवसाद की कमी रहती है और इसी कारण ये नहीं बनाती, एस्च्यूरी का निर्माण करती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मतलब प्रायद्वीपीय जो है उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है। इसी कारण ज़्यादातर जो है पश्चिम पूर्व की ओर नदियों का भी बहाव इसी कारण हुआ है। फिर प्रायद्वीपीय नदी का विकास देख लिए, महत्वपूर्ण नदी देख लिए, इसकी विशेषताएं देख लिए। फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी के अनेक तंत्र है, जैसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों को संक्षिप्त विवरण देते हैं हम और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जो एक नदी है महानदी, ये कहाँ से निकलती है तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं और ये 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जलग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, मतलब इस नौ संचालन नौका भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग एमपी और छत्तीसगढ़ में है, जबकि 47% भाग ओडिशा राज्य में है। महानदी का छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा तो सबसे ज़्यादा है अपवाह वो एमपी में है। महानदी का देख लिए। फिर गोदावरी का देखते हैं। ये भी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है और इसकी सहायक नदियाँ जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 वर्ग किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय के सबसे बड़ी लंबी से दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नासिक महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में है, जबकि 20% भाग एमपी और छत्तीसगढ़ और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसकी मतलब जल क्षेत्र आ जाएगा। और इसकी मेन सहायक नदियाँ जो है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा है। पोलावरम के दक्षिण में इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ आती है और ये प्रपात का निर्माण करती है। इसके डेल्टा भाग में नौ संचालन संभव है। फिर ये राजमुंदरी के पास विभिन्न धाराओं में विभक्त हो जाती है और बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। फिर कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी नदी, सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो फर्स्ट नंबर पर गोदावरी, सेकेंड नंबर पर कृष्णा। कृष्णा जो है सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं। वो सह्याद्री के महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की लंबाई जो है 14 से 1 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी कुल जलग्रहण क्षेत्र जो है 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। फिर 4 नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा देख लिए। फिर कावेरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। ये 13 से 41 किलोमीटर ऊंची है। ब्रह्मगिरी चोटी कावेरी नदी वहीं से निकलती है। फिर इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर में अपवाहित होती है। और इनकी छोटी छोटी नदियाँ उतार चढ़ाव के साथ सारे मतलब 12 मासी ये नदियाँ है। ये एक्सेप्शन है।
जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, वहीं कावेरी नदी जो है बारहमासी है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका 2 रीज़न है, क्योंकि वर्षा के कारण इसमें पानी रहता है वर्ष भर, और सर्द ऋतु में, जबकि सर्द ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वर्षा नहीं होती, जिसके कारण सभी नदी सूखी रहती है। वहीं उत्तर पूर्व मानसून के लौटते समय इसमें बंगाल की खाड़ी से नमी भरी जो हवा रहती है, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, इसमें उत्तर पूर्व मानसून सर्दी में भी इसकी वर्षा होती है। इसके कारण कावेरी नदियों में सालों भर वर्षा होती है। तो ये वर्षवाहिनी नदी है, यानी कि बारहमासी नदियाँ है, सालों भर वर्षा रहती है कावेरी नदी। और इसमें 41% भाग कर्नाटका, 55% भाग तमिलनाडु में इसका पड़ता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ है, ट्रिब्यूटरी जो है, काबिनी, भाविनी और अमरावती है। फिर नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरह अरब सागर में अपना जल गिराती है और अमरकंटक से पठार से निकलती है, और ये अपने 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। फिर ये दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। मतलब ऐसा बहुत सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है, जैसे आपको देखेंगे तो उसको जैसा लगेगा कि उसकी पानी जो है धुआं जैसे है, इसी कारण इसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। और इसकी लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने वाली ये भरूच के नदी के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है, भरूच के निकट मिलती है। और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसमें सरदार सरोवर परियोजना है। फिर हम तापी के बारे में पढ़ते हैं। तो तापी मतलब पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल पहाड़ी से निकलती है और मुल्ताई में किससे निकलती है। ये 724 किलोमीटर लंबी है, और इसका लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसका अपवाह क्षेत्र का 79% महाराष्ट्र में है, 15% भाग मध्य प्रदेश में, से 6% भाग गुजरात में पड़ता है, और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। फिर ये अरावली से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी लूनी है। लूनी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के में आपस में मिल जाती है। जो लूनी नदी 2 धाराओं में निकलती है, सरस्वती और सागरमती, और यह कहाँ मिलती है? तो गोविंदगढ़ में मिलती है। इसे लूनी नदी कहते हैं। अरावली पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, और ये तलवाड़ा में या पश्चिम दिशा में बहती है, और ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी कि वो अपने नदी को सागर में नहीं गिराती है, कच्छ के रण दलदल में ही विलीन हो जाती है। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी छोटी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो अरब सागर की बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो इसकी नदियाँ का मार्ग छोटा क्यों है? तो इस गुजरात की नदियाँ का पढ़ते हैं। तो सेतरू-नजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावली जिले के ढलकावा से निकलती है। सेतरू-नजी किधर है? तो गुजरात में। फिर एक भद्रा नदी है जो राजकोट जिले के अनियाली गांव से निकलती है। फिर ढडर नदी है जो पंचमहल जिले के खटार गांव से निकलती है। साबरमती, माही और गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियाँ है। इतना तो नदी है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है, साबरमती और माही आपको याद करनी है, जो गुजरात से निकलती हैं। गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियाँ है। फिर नासिक जिले में त्रियंबक की पहाड़ियाँ है। तो 670 मीटर की ऊंचाई पे वैतरणी नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुगली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर की लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिलों से निकलती है। कर्नाटक में शरावती नदी है जो कर्नाटक के शिमोगा से निकलती है, और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात है। इसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। शरावती नदी पे है, ये कर्नाटका में है। छोटी नदी का फिर दिया हुआ है स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पिनार, पल्लार। फिर नदी बहाव प्रवृत्ति देखते हैं कि आप जानते हैं कि नदी में बहने वाली जल का मात्रा जो है मतलब पूरी साल एक समान नहीं रहती है। इस मतलब ऋतुओं के अनुसार ये परिवर्तन होते रहती है। जैसे कावेरी और गंगा के सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं। एक नदी चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप मतलब एक नदी है उसमें वर्ष भर कितनी जल प्रवाह हो रही है उसे जल प्रवाह प्रवृत्ति कहते हैं, रिवर रेजिम कहते हैं। तो उत्तर भारत की निकलने वाली नदियाँ जो है 12मासी है, और इसमें बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने 2 कारणों से इसमें 12मासी नदियाँ में पानी भरी रहती है, और इसका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों का बहाव
प्रवृत्ति मौसमी है, जो प्रायद्वीपीय पठार के स्थान एक दूसरे पे भिन्न हैं। जल विसर्जन मतलब अपना नदी जहाँ पर जल गिराती है, डिस्चार्ज करती है, उसे जल विसर्जन कहते हैं। तो समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेस क्यूबिक प्रति सेकेंड या मतलब कितनी जल अपना गिराती है, तो इसे कैसे माप करेंगे, तो क्यूसेस क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड है। क्यूसेक्स क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है। गंगा नदी का न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त और सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों में जल प्रवाह प्रवृत्ति चौंकाने वाले अंतर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से, जब मानसून का आगमन होता है उससे पहले ही गंगा नदी में पानी भरी रहती है। अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत जल केवल 1300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, तो प्रायद्वीपीय की दो नदियों का प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। तो नर्मदा नदी में जल विसर्जन का असर जनवरी से जुलाई माह में बहुत कम रहता है, मतलब जनवरी से जुलाई के माह में बहुत कम होता है। वहीं अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। फिर हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी की अंतर दिखाता है, मतलब इसमें दिया हुआ है। तो उद्गम स्थल के अनुसार दोनों में अंतर करते हैं। तो हिमालय नदी का उद्गम हिमनद से होता है और हिमालय पर्वत से होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी का जो उद्गम होता है प्रायद्वीपीय पठार से मध्य भूमि से होता है। प्रवाह प्रवृत्ति देखते हैं तो हिमालय नदी बारहमासी है, जो हिमनद और वर्षा से जल प्राप्त करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों मौसमी है, जो मानसून वर्षा पर ही निर्भर रहती है। अपवाह के प्रकार पर देखते हैं तो हिमालय नदियों पूर्ववर्ती भी है और अनुवर्ती भी है। पूर्ववर्ती यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी है, और अनुवर्ती मतलब हिमालय की उत्पत्ति के बाद में है, और ये मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं। फिर जो है प्रायद्वीपीय नदी है अध्यारोपित है और पुनरावृत्त नदियाँ है अरीय और आयताकार प्रारूप बनाती है। मतलब हम लोग ना अपवाह प्रतिरूप के बारे में देखें, 4 टाइप का अपवाह प्रतिरूप आप अच्छे तरह से देख लीजिए। फिर नदी की प्रकृति के बारे में देखते हैं तो जो हिमालय नदी है वो लंबे खड्ड का निर्माण करती है, लंबा मार्ग होता है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है और विशीर्ष अपरदन और नदी अपहरण कर और मैदानों में जलमार्ग ये बदलते रहती है और विसर्प बनाती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी वो निश्चित मार्ग में डायरेक्ट मतलब सीधा बहती है। और हिमालय की नदी का जलग्रहण क्षेत्र देखते हैं तो इस जलग्रहण क्षेत्र में बहुत बड़ी द्रोणी है, जबकि प्रायद्वीपीय की नदी छोटी है। फिर नदी आयु देखते हो तो हिमालय नदी युवा है, क्रियाशील और घाटियों को गहरा करती है, जबकि प्रायद्वीपीय भरी पुरानी है, प्रौढ़ावस्था में है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। मतलब जिस तरह अगस्त में उफान नदियाँ भरी रहती है उसी तरह अक्टूबर में नदियों में पानी कम हो जाती है। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक है। फिर गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है मानसून के समय। फिर अगस्त माह के पश्चात इसमें प्रवाह में भारी कमी आ जाती है, फिर मानसून लौट जाती है तो कमी आ जाती है। लेकिन फिर अक्टूबर और नवंबर के प्रवाह का आयतन जनवरी से मई में तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होता है। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रकृति की जानकारी देते हैं। फिर नदी जल उपयोग की सीमा देखते हैं। भारत की नदियाँ प्रति वर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। 12मासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनियतवाही नदियों में शुष्क ऋतु में कम हो जाता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इस प्रकार कभी देश में एक जगह सूखी की स्थिति रहती है तो एक जगह बाढ़ की स्थिति रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, इसके कारण होते हैं। यह जल उपलब्धता की समस्या है, इसका प्रबंधन की समस्या है कि एक तरफ बाढ़ रहती है तो एक तरफ सूखी रहती है। तो इसको कैसे हम लोग इस समस्या का हल कर सकते हैं? तो रिवर जो नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है उसके अनुसार तो एक नदी की से पानी को दूसरे नदी में पानी को ज्वाइन करके स्थानांतरित करके समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो इस के बारे में आपने सुना भी होगा, सरकार इसमें पहल कर रही है और की भी है। क्या आपने समाचार पत्रों में ऐसा सुना है कि गंगा नदी के पानी को प्रायद्वीपीय नदी में स्थानांतरित किया जा रहा है? जैसे मेरी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास हुआ है जो सफल भी है। कुरनूल कुडप्पा नहर, ब्यास सतलज लिंक परिवहन, गंगा कावेरी लिंक नहर,
इसी पुस्तक में दूसरे अध्याय को देखो और धरातल के उबड़ खाबड़ होने की अनेक उत्पन्न कठिनाइयों को जाने। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे जल उठाया जाता है, क्या उत्तर भारत की नदियों का पर्याप्त आधिक्य है और अस्थायी तरफ स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आपसे पूछ रहा है क्या हिमालय की नदियाँ जो उत्तर मैदान से पठार में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस मुद्दे पर भी विवाद है। और नदी जल उपयोग से संबंधित कौन सी समस्या है, तो पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है। नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद बढ़ा हुआ है, ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, इस सब भी समस्या है। फिर मध्यधारा की और बस्तियों का विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। फिर नदियाँ इतनी प्रदूषित क्यों है। भारत की अधिकांश नदियाँ आजकल इतनी प्रदूषित हो रही है। तो क्या आपने शहरी के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है, वो सब नदियाँ में जाती है। शमशान घाटी नदी के किनारे ही बसा रहता है। कुछ त्योहारों, फूल, मूर्तियाँ सब नदियों में जाती है। मूर्तियाँ इत्यादि, कपड़ा धोना इत्यादि सब नदियों में जाती है। इसी कारण नदियाँ प्रदूषित होती है। इसी कारण जैसे एक गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी के लिए और यमुना नदी के लिए यमुना सफाई अभियान चला हुआ है। हो गया चैप्टर ख़त्म। फिर कल 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जल्दी बुक कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू वेरी मच।